चेतावनी: कृपया ध्यान दें, इस पॉडकास्ट में दिए विचार और सुझाव केवल मदद के लिए हैं। यह किसी भी मानसिक रोग या जीवन की परेशानी का यथार्थ मूल्यांकन या इलाज नहीं बताती। आपको अनुभव हो रही मुश्किलें किसी भी स्तर तक गंभीर हो सकती हैं। इन समस्याओं की सटीक पहचान और निवारण के लिए एवं आवश्यकता अनुसार उपचार कराने हेतु किसी विशेषज्ञ से जरूर मिलें। Hello, this podcast is brought to you by Psy Clinic, Center for Healing Minds, Delhi, India. Your host for the podcast is Tarun Varma, who is an RCI registered clinical psychologist. You are going to listen an explanation about tips to stop overthinking. This audio is a narration and elaboration of a blog article. Hope you liked the audio. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं अभी आज एक और आपके सामने आर्टिकल लाया हूँ। ये भी एक ब्लॉग का एक्सप्लेनेशन है, ब्लॉग आर्टिकल का। और ये जो है ब्लॉग आर्टिकल जो है ये साइकोलॉजी टुडे मैगजीन जो है उसका एक आर्टिकल है, जो कि साइकोलॉजी टुडे जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है। और कोई जो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अगर इसको पढ़ना चाहे वो भी इसकी हेल्प लेता है, और थेरेपिस्ट भी इसको बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रेफर किया जाता है, और मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये वेबसाइट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे थेरेपिस्ट ने बहुत सिंपल ईजी लैंग्वेज में इसमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं। ये जो आर्टिकल है ये भी हम ओवर थिंकिंग के बारे में ही है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितना लिखा और कहा जाए उतना कम है। ये आपके सामने मैं यहाँ पर एक वीडियो, यहाँ पर आप ये देखेंगे छोटा सा वीडियो, जिसमें इस आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप देख सकते हैं, ये एमी मॉरिन ने आर्टिकल लिखा है और टाइटल है 6 टिप्स टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। 2016 फरवरी में ये आर्टिकल लिखा गया था, साइकोलॉजी टुडे से है। अब मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। रूमिनेशन, वरिंग, इन दो के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है। और रूमिनेशन और वरिंग दो बहुत ही कॉमन फॉर्म्स होते हैं ओवर थिंकिंग के। रूमिनेशन आप देख सकते हैं पास्ट के बारे में है, वरिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है। नीचे आते हैं, द डेंजर्स ऑफ ओवर थिंकिंग। इसके अंदर डेंजर्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर आप आके देखें, नीचे हम आते हैं और द डेंजर्स ऑफ ओवर थिंकिंग इसके बारे में दिया है। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, ये भी इसमें पॉइंट्स दिए होंगे। इसमें इन्हीं को हम रीड करेंगे और इनको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नोटिस व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच, चैलेंज योर थॉट्स, कीप द फोकस ऑन एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिस पर मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। Schedule time for reflection, practice mindfulness and change the channel. Amy Morin is a licensed clinical social worker, psychotherapist and the author of 13 things mentally strong people don't do. और इनका एक TED Talk भी है, The Secret to Becoming Mentally Strong. चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। इसको मैं रीड करूँगा क्योंकि छोटा सा आर्टिकल है, आप देख सकते हैं थोड़े से पॉइंट्स हैं। इसको हम रीड करके एक्सप्लेन करूंगा मैं इन सबको। अच्छा, whether they beat themselves up over a mistake they made yesterday or fret about how they are going to succeed tomorrow. Overthinkers are plagued by distressing thoughts, and their inability to get out of their own heads leaves them in a state of constant anguish. While everyone overthinks things once in a while, some people just can't ever
seem to quiet the constant barrage of thoughts. Their inner monologue includes two destructive thought patterns, ruminating and worrying. अच्छा, ओवरथिंकिंग सभी करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है कि सभी कभी ना कभी थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, बट कुछ लोग हैं जो इसको दिमाग से हटा नहीं पाते। ये देखिए, सम पीपल जस्ट कांट एवर सीम टू क्वाइट द कांस्टेंट बैरेज ऑफ थॉट्स। यही जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो मतलब यही जब ओवरथिंकिंग का प्रोसेस चालू होता है इस तरीके से, जब हम हटा नहीं पाते तभी ये प्रॉब्लम शुरू होता है, डिस्ट्रेस आना शुरू होता है। अदरवाइज कितना आसान हो, ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचा छोड़ दिया। अब जैसे मान लीजिए आप भाग रहे हो बाहर कहीं पार्क में या कहीं जॉग कर रहे हो, मन किया जल्दी चला, भाग के राउंड कवर किया, थक गए तो रोक दिया, आराम से चलने लगे। सब चीज़ हमारे कंट्रोल में है। यहाँ थोड़ा मामला उल्टा है, यहाँ आपने सोचना शुरू किया और सोचते ही चले गए, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ब्रेक ही नहीं लगा पा रहे। तो रोक ना पाना, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। दो तरीके के डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स होते हैं, रूमिनेटिंग एंड वरिंग। रूमिनेटिंग इन्वॉल्व्स रीहैशिंग द पास्ट को बार बार सोचना। I shouldn't have spoken up in the meeting today. Everyone looked at me like I was an idiot. I could have stuck it out at my old job. I would be happier if I would have just stayed there. My parents always said I wouldn't amount to anything, and they were right. अब देखिए, यहाँ पर एक गिल्ट है, यहाँ पर एक अफसोस है, पास्ट के बारे में बार बार सोच रहे हैं, बार बार एक तरीके की थॉट पे स्टक हो गए हैं। ऐसे लग रहा है कि यही एक गलती, यही एक बिहेवियर है जिसने सारा जो है मेस क्रिएट किया, जिसने सारा जो है इशू बनाया। जैसे मान लीजिए, आई शुडंट हैव स्पोकन अप इन द मीटिंग टुडे, एवरीवन लुक्ड एट मी लाइक आई वाज एन इडियट। वो एक बिहेवियर, या तो हमें लग रहा है हम बहुत एम्बैरेसिंग दिखाई पड़ रहे थे, या हमने दूसरों को एम्बैरेस किया, सब मेरी तरफ देख रहे थे जैसे कि मैं इडियट हूँ। मतलब कुछ ऐसा कहा मैंने जिसकी वजह से सब लोगों ने मेरी तरफ देखा, ये बात तो सच है। तो इसमें कोई वहम नहीं है कि लोगों ने मेरी तरफ देखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ ऐसा बोला जिस वजह से लोगों ने मुझे देखना शुरू किया। मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि मैं इडियट दिखाई पड़ी या पड़ा। अब उस एक बात की वजह से हम बार बार सोचते रहेंगे और हमें लगेगा कि अब उसका इम्पैक्ट जो है वो बाद में भी होगा। अब सपोज आज मीटिंग थी, कल हम दोबारा मिलेंगे, तो कल भी लोगों का रिएक्शन जो होगा वो उस इंसिडेंट की वजह से चेंज हो चुका होगा, क्योंकि वो एम्बैरेसिंग मोमेंट था और अब लोगों के नज़र में मेरे बारे में कोई एक ऐसा इंप्रेशन पड़ा है जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता या कर सकती, और वो लोग उसी तरह से मुझे समझेंगे, देखेंगे। तो हम कॉन्स्टेंटली अफसोस करते रहेंगे और उसके बारे में सोचते रहेंगे कि क्या किया, क्यों किया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्यों क्या करना चाहिए था। इस तरह से सोच जाएगा माइंड। तो ये रूमिनेशन है जहाँ हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, आई कुड हैव स्टक इट आउट एट माई ओल्ड जॉब, आई वुड बी हैप्पियर इफ आई वुड हैव स्टेड देयर। मैंने जॉब छोड़ दी, पहली जगह पर रहते तो ज़्यादा ठीक रहता। ये अक्सर नई जॉब करने पर हमें कभी कभार एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, लगता है कि नई जगह पर जाने में सब अच्छा होगा, बट अक्सर सब चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं मिलती। तो मन में रहता है पिछली बार जो जॉब कर रहे थे, या मान लेते हैं कि पिछला जो कोई टास्क कर रहे थे या कोई प्रोजेक्ट था उसी में रहना चाहिए था, मैंने वो छोड़ दिया और उसमें अगले में जंप कर गए, तो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उस टाइम पे शायद हमने लगा होगा, हमने जल्दी जजमेंट ले लिया होगा, ओवर एस्टिमेट कर दिया होगा, तो हम सोच रहे हैं उसके बारे में बार बार कि नहीं करना चाहिए था एंड ऑल। माई पेरेंट्स ऑलवेज सेड आई वुडंट अमाउंट टू एनीथिंग एंड दे वर राइट। मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, और वो सही थे। बार बार कॉन्स्टेंटली इस बारे में सोचना, हर प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर किए गए ब्लंडर्स या मिस्टेक्स को इस वे में देखना कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे कहते थे वो सही था, और वो जो सोचते थे मेरे बारे में वही हो रहा है, और वैसा ही मैं हूँ या वैसी ही मैं हूँ। कॉन्स्टेंटली अपने को इस तरह से ब्लेम करना, सेल्फ ब्लेम करना कि दूसरे जैसा देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जैसा मेरे बारे में कहते थे, या जैसी मैं हूँ मैं वैसा ही बिहेव हर बार करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, और वो सही थे क्योंकि ऐसा हो भी रहा है, हमें दिख भी रहा है। तो रूमिनेशन में क्या है, हर चीज पास्ट से कनेक्टेड है। पास्ट की चीजों को बार बार हम रिवाइज रीहैश मतलब दोबारा से माइंड में रीपिक्चराइज करते हैं, एक ही चीज को बार बार देखते रहते हैं और उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, स्टक हो जाते हैं पास्ट के ऊपर। भले वो जॉब हो, भले वो कोई मिस्टेक हो, या भले किसी ने कोई बात कही हो हमारे बारे में, वो हो। वरिंग क्या है, वरिंग इन्वॉल्व्स नेगेटिव ऑफन कैटास्ट्रोफिक प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर।
नेगेटिव होते हैं और कैटास्ट्रॉफिक प्रिडिक्शंस होते हैं फ्यूचर के बारे में। मैंने पिछले वाले जो ब्लॉग पोस्ट था उसके अंदर ये इस पॉइंट पर काफी डिस्कस किया था। जैसे आई एम गोइंग टू एम्बेरस माई सेल्फ टुमारो व्हेन आई गिव दैट प्रेजेंटेशन, माई हैंड्स विल शेक, माई फेस विल टर्न रेड एंड एवरीवन विल सी दैट आई एम इनकॉम्पिटेंट। जो लोग थोड़े सोशली एंशियस होते हैं उनके साथ ये कॉमन होता है बिहेवियर। अक्सर हमारे जो एंग्जाइटी होता है वो साइकोलॉजिकल वरीज के अलावा हमारे अंदर बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स लाता है। और खासकर ये सोशल एंग्जाइटी, सोशल ग्रुप सिचुएशन में, पब्लिक स्पीकिंग या किसी ऐसी सिचुएशन में अक्सर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं जहाँ हमें सोशल एंग्जाइटी होता है कि हम कैसे दिखाई पड़ेंगे। तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे पहले कभी हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा ऐसा कोई एक्सपीरियंस, बट लग रहा है कि कल अगर मैं जाऊंगी प्रेजेंटेशन देने या जाऊंगा तो मैं एम्बेरस करूंगा खुद को, मतलब सब लोग मेरे बारे में अजीब सोचेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा अनयूजुअल, थोड़ा ऑड सा मैं बिहेव कर दूंगी या कर दूंगा। तो उस बारे में हम सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो वरी का नेचर देखें थोड़ा डिफरेंट है रूमिनेशन से। पास्ट में हम जितना अफसोस कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं, वरी में हम उतना ही ज्यादा फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे हैं, फिजिकल सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं, घबराहट ज्यादा हो रही है। आई विल नेवर गेट प्रमोटेड, इट डजेंट मैटर व्हाट आई डू, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत मेहनत कर रहे हैं बट कॉन्स्टेंटली दिमाग में ये एक मोनोलॉग, एक प्ले चलता रहता है, एक पर्सनल डायलॉग चलता रहता है कि मुझे प्रमोशन नहीं होगा, मैं तो हमेशा जो भी कर लूँ ऐसा ही रहने वाला है, वो नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सिर्फ मेरी अंदर की कल्पना है, इमेजिनेशन है, ड्रीम है कि मेरा प्रमोशन होगा, बट मैं कुछ भी कर लूँ मेरे सारे एफर्ट्स बेकार जाने हैं तो नहीं होगा। मतलब मेरे सारे एफर्ट्स मुझे डिसअपॉइंट कर चुके हैं, अब तक कर चुके हैं तो आगे भी करेंगे। तो हम फ्यूचर को लेकर वरी कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। My spouse is going to find someone better than I am. I am going to end up divorced and alone. मेरे हस्बैंड या वाइफ को कोई बेटर पर्सन मुझसे ज्यादा मिलेगा और मेरा डिवोर्स हो जाएगा और मैं अकेले रहूंगी या रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं प्रेजेंट में जिसमें हम फ्यूचर के बारे में वरीड हो रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीजें गलत जा सकती हैं और मेरा पार्टनर, भले ही गलती उसकी हो, मेरी हो, किसकी हो, ये नहीं मैटर करता, हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे और हम सिर्फ सोचने में लगे हुए हैं कि सब कुछ गलत हो जाएगा और मेरा डिवोर्स हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली हम इस चीज के बारे में वही कर रहे हैं। अच्छा, overthinkers don't just use words to contemplate their lives, sometimes they conjure up images too. दिमाग में कई सारी फ्लैशेस, इमेजेस, पिक्चर्स भी आती हैं पास्ट की, फ्यूचर। They may envision their car going off the road or replay a distressing event in their minds like a movie. Either way, their tendency to overthink everything holds them back from doing something productive. किसी भी तरीके से, भले वो पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल माइंड में फ्लैश करके सोचें या फ्यूचर की चीज़ों को बिल्कुल, फ्यूचर के इंसिडेंट्स को जो हुए नहीं है, जब होंगे भी नहीं शायद, उनके बारे में सोच सोच के इतना क्लियरली सोचते हैं उस बारे में कि लगता है कि वो होने ही वाला है, वो घटने वाला है। जैसे हमने पहले देखा था कि देखो यहाँ पर वरिंग की डेफिनेशन में क्या था, प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, तो माइंड में बहुत क्लियर इमेजेस आने लगती हैं और खासकर अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ तो और भी ज्यादा। द डेंजर्स ऑफ ओवरथिंकिंग। ठीक है, इस सेक्शन पर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा समराइज करते हैं कि हमने दो टाइप के थिंकिंग प्रोसेसेस के बारे में जाना, रूमिनेशन और वरिंग। रूमिनेशन जो है वो पास्ट के बारे में सोचना है, वरिंग जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचना है। ज्यादा सोच रहे हैं, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं रहे हैं, बस केवल सोचने में हमारा ज्यादा से ज्यादा समय जा रहा है। और वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं उसके, कोई एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकता है, किसी ने कुछ कहा है उससे रिलेटेड हो सकता है, पास्ट मेमोरीज से रिलेटेड हो सकता है, या वरिंग जो केवल किसी और के एक्सपीरियंस से भी लर्न होता है। टीवी में अगर देख लिया कोई एक्सीडेंट तो लगेगा कि हमारे घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। ऐसा क्लियर कट इमेजेस हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, द डेंजर्स ऑफ ओवर थिंकिंग। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डेंजर्स ऑफ ओवर थिंकिंग।
अच्छा, thinking too much about things is not just a nuisance, it can take a serious toll on your well-being. Research finds that dwelling on your shortcomings, mistakes, and problems increases your risk of mental health problems. And as your mental health declines, your tendency to ruminate increases, leading to a vicious cycle that is hard to break. अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डेंजर्स ऑफ ओवर थिंकिंग। अब हम जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि ओवर थिंकिंग एज सच शायद लगे कि इतने सीरियस नहीं है, क्योंकि आदत है, तो शायद इससे कुछ ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई, तो शायद बाद में नहीं होगी। और हो सकता है आप अगर ये आर्टिकल सुन रहे हैं तो आप ऑलरेडी डिप्रेशन या एंग्जाइटी की किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जो कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, जिसकी मतलब जो कि शायद जिसको मेडिसिन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है। बट मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं भी है, तो आप उन लोगों में से हैं जो अभी साइकेट्रिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अभी जाने की अभी नौबत नहीं आई है, अभी इस तरह की कंडीशन नहीं हुई है कि उनके पास जाना पड़े, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़े। सो ऐसे में भी रिस्क बहुत रहते हैं ओवर थिंकिंग के। किसी भी वजह से अगर आपकी आदत है ज़्यादा सोचने की, तो फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम पास्ट में सोचते हैं, उतना ज़्यादा रुमिनेशन की हमारी टेंडेंसी इंक्रीज़ करती है। अच्छा, स्टडीज़ ऑल्सो शो दैट ओवर थिंकिंग लीड्स टू सीरियस इमोशनल डिस्ट्रेस. To escape that distress, many overthinkers resort to unhealthy coping strategies such as alcohol और food. So overeating या ज़्यादा अल्कोहल लेना, ये दोनों चीज़ें अक्सर ज़्यादा सोचने की वजह से हो सकती हैं, क्योंकि इससे इमोशनल डिस्ट्रेस आता है, और इमोशनल डिस्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हम अल्कोहल या कोई खाना खाते हैं, या अल्कोहल लेते हैं, या खाना ज़्यादा खाते हैं. If you are an overthinker, you likely already know you can't sleep when your mind won't shut off. नींद की बहुत प्रॉब्लम होता है, माइंड रुकता नहीं है, सोचता रहता है, तो नींद नहीं आती. स्टडीज़ कन्फर्म दिस, फाइंडिंग दैट rumination and worry lead to fewer hours of sleep and poorer sleep quality, जो कि बहुत कॉमन है. असल में कई बार पेशेंट्स या कोई क्लाइंट इस कंप्लेंट के साथ ही आता है कि हमें नींद नहीं आ रही है, पर जब इंक्वायर करते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादा सोचने की आदत प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है, कई महीनों सालों से, तो कई बार कुछ हफ्तों से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ज़्यादा सोचने की आदत हो रही है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिस वजह से रात को दिमाग में विचार दौड़ते रहते हैं, या तो नींद आती नहीं है, लेट आती है, या टूट जाती है, या जल्दी खुल जाती है. हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. पुटिंग एन एंड टू रीहैशिंग, सेकेंड गेसिंग, कैटास्ट्रॉफिक प्रेडिक्शंस इज ईजियर सेड देन डन. करने से कहना बहुत आसान है, बट करना बहुत मुश्किल है. बट विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस यू कैन लिमिट योर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स. प्रैक्टिस करने से कंसिस्टेंटली हम अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को लिमिट कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेगेटिव थिंकिंग ख़त्म नहीं होगी. अक्सर हम जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसा बताएगा जिससे नेगेटिव थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी. तो अक्सर हम उन टिप्स के ऊपर जब सोचते हैं या वर्क करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कम तो कुछ हुआ नहीं, ख़त्म तो हुई नहीं. ख़त्म नहीं करना है, कम करना है. तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, पहली बार में नहीं होगा. पहली बार में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जस्ट एक ग्लिम्स मिल सकता है, एक झलक मिल सकती है कि ऐसा ऐसा हुआ, पर आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद फिर से आप उसी प्रोसेस, उसी साइकिल के शिकार हो जाएंगे, फिर से आप वही सब सोचना शुरू कर देंगे. तो आपको लगेगा स्ट्रैटेजी जो भी टेक्निक थी वो तो इनफेक्टिव थी, उससे कुछ काम तो बना नहीं. प्रैक्टिस करने से होगा. मैं जो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, मैं क्यों ये ब्लॉग आर्टिकल्स के आइडियाज़ और टिप्स को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं देना चाहता. नया कुछ है नहीं, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं. अभी आप इसमें देखेंगे कि 6 पॉइंट्स जो इसमें डिस्कस किए हैं, और जो पिछले ऑडियो में हमने जो 10 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. अक्सर मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि पेशेंट या कोई भी क्लाइंट जब आता है तो वही सोच के आता है कुछ नया लेकर जाएगा वो. और नया तो ठीक है, नया एक्सपीरियंस होता है, थेरेपिस्ट के साथ बात करके आपको नई तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं, नया कुछ आइडिया या नया कुछ पर्सपेक्टिव मिल सकता है. मना नहीं करता मैं ये नहीं कहता कि साइकोलॉजिस्ट
किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास या मेरे पास या किसी और के पास कुछ नया ऑफर करने को नहीं है, होता है, बहुत कुछ होता है, पर यहाँ बात उसकी नहीं हो रही है। यहाँ ये हो रही है कि जो टिप्स जो सजेस्ट किए जाते हैं, जो आप कहीं भी किसी ब्लॉग आर्टिकल में रीड करेंगे या किसी वीडियो में ऑडियो में आप देखेंगे सुनेंगे, ऑलमोस्ट सेम है। तो इशू क्या है फिर? जब सब चीज़ें सेम दी हुई हैं, सब एक ही बातें कर रहे हैं, आप भी कहेंगे अरे तो हमें भी पता है, लोग भी कहते हैं आसपास के ऐसा करो वैसा मत करो, टीचर ने कह दिया, किसी और ने कह दिया, समझ में आता है, प्रैक्टिस नहीं करते हम उसकी। प्रॉब्लम यहाँ आती है, हम ये नहीं देखते हमारा आज नेगेटिव थिंकिंग का ज़्यादा बड़ा लेवल है, हमें उसे कम करना है। हम क्या चाहते हैं? ख़त्म हो जाए, सोचना बंद कर दे नेगेटिव। ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि प्रैक्टिस करने से रेगुलर ही उसमें फ़र्क आएगा थिंकिंग में, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टिप्स वही हैं, बट उनको बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहें, ट्रायल एंड एरर करते रहें, उसको बार बार इम्प्लीमेंट करते रहें। जैसे आप अलग अलग आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं, अलग अलग जगह से हेल्प ले रहे हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ने की आपकी आदत है, जानने की सुनने की आदत है, आप कंसिस्टेंटली अपनी हेल्प ही कर रहे हैं। पर आप देखें कि इस आदत में और ज़्यादा सोचने की आदत में कुछ फ़र्क नहीं है। अल्टीमेटली तो आप हर काम को रिपीटेटिवली कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही ना। बार बार कोई आर्टिकल रीड करना, बार बार कोई वीडियोस देखना यूट्यूब पे या कहीं और, बार बार साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या बुक्स खरीदना जिनमें सब एक जैसी बातें लिखी होती हैं, ये भी वैसे ही है जैसे कि आपके ज़्यादा सोचने की आदत, जिसमें आप केवल किसी भी इशू पर ज़्यादा सोच रहे हैं, बस रिपीटेडली कर रहे हैं, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं हो रही, किसी आउटकम पर नहीं पहुंच रहे, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब एक नई आदत बन गई है ये। तो एक जगह से दूसरी जगह, एक आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल रीड नहीं करते जाना है, उनको इम्प्लीमेंट करने का देखना है। और जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, ये कोई अपने साथ कोई एक मैसेज लेकर नहीं आते हैं, कोई लेबल लेकर नहीं आते हैं, इंडिकेशन लेकर नहीं आते हैं कि देखो ये वाला आर्टिकल जो है ये सबसे बेस्ट है, ये जो आर्टिकल है ये सबसे यूनिक पॉइंट्स ऑफर करता है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, कई लोग टाइटल्स में लिख देंगे द बेस्ट टिप्स टू फॉलो टू स्टॉप ओवर थिंकिंग सो एंड सो, ऐसे कुछ करके, बट टाइटल में लिख देने से बेस्ट कुछ बेस्ट नहीं हो जाता है, होना अल्टीमेटली वही सब है। तो हमें ये ज़रूरी ये है कि जो भी टिप्स दिए जाते हैं, अगर यूनिवर्सल, अगर मान लीजिए सिर्फ 15 टिप्स दिए जा रहे हैं, उन 15 टिप्स पर लग जाओ उनको सॉल्व करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच। देखा, ये वही पॉइंट आता है, नोटिस व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच। पिछले ब्लॉग में हमने कुछ अवेयरनेस वगैरह की बातें की थी। ध्यान दो जब आप ज़्यादा सोच रहे हो। इसको हम रीड करते हैं। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन पुटिंग एन एंड टू ओवर थिंकिंग। स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द वे यू थिंक। When you notice yourself replaying events in your mind over and over or worrying about things you can't control, acknowledge that your thoughts are not productive. ध्यान देना है कि थॉट्स प्रोडक्टिव नहीं है। जैसे मैं अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि हम बार बार इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलता, प्रोडक्टिव नहीं है। हम जो मिल गए हम उसी को इम्प्लीमेंट करें ना। सिमिलरली ये अवेयरनेस लाना कि मैं बार बार सोचे जा रहा हूँ और उसकी कोई लिमिट नहीं है, मुझे इस पर रोक लगाना है, मुझे नोटिस करना है कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ये प्रोडक्टिव नहीं है। आपने किसी इशू पर सोचना शुरू कर दिया और अब सोचे ही जा रहे हैं, रोक देना है, नोटिस करना है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी आप ज़्यादा सोचें, नोटिस व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच, जब भी ज़्यादा सोचने लगे नोटिस करो, रुक जाओ, पॉज करो, ध्यान दो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, कब तक करती रहूँगी, ऐसे सोचना है। चैलेंज योर थॉट्स। इट्स ईजी टू गेट कैरिड अवे विद नेगेटिव थॉट्स बिफोर यू कंक्लूड दैट कॉलिंग इन सिक इज गोइंग टू गेट यू फायर्ड, or that forgetting one deadline is going to cause you to become homeless. Acknowledge that your thoughts may be exaggeratedly negative. Learn to recognize and replace thinking errors before they work you into a complete frenzy.
थॉट्स बहुत कुछ सजेस्ट करेंगे, बहुत सारी एजम्पशंस बना लेंगे, बहुत सी चीज़ें जो फ्यूचर में नहीं हो सकती या डिस्टेंटली कभी पॉसिबल होंगी या कभी रेयरली पॉसिबल होंगी, माइंड उसको सोचने लग जाता है और सोचता है कि यही होने वाला है। इसको चैलेंज करो कि मैं गलत सोच रही हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये मैंने कैसे सोच लिया, इसका क्या बेसिस है मेरे पास सोचने का, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा। मेरा माइंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है, मेरा माइंड ज़्यादा सोचे जा रहा है, कि मेरा ही माइंड है जो इसको सोच रहा है, एक्चुअल में ऐसा शायद ना हो, मेरा ही मन है जो बाहर मनगढ़ंत कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज जनरेट किया जा रहा है। आफ्टर ऑल मन ही तो है, और क्या है, इस वक्त जो आप ये सोच रहे हो मन ही तो सोच रहा है। रियलिटी क्या होगी आपने देखा थोड़ी ना है, जानते थोड़ी ना हो, अभी उसको फेस थोड़ी ना किया है। बट नेगेटिव सोचने की वजह से माइंड कुछ भी एज्यूम करेगा और वो मान लेगा कि ऐसा ही होने वाला है। तो इसको चैलेंज करो, चैलेंज करो कि मैं गलत सोच रहा हूँ, चैलेंज करो कि ऐसा नहीं होने वाला है, चैलेंज करो कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, चैलेंज करो कि मेरा सोचना गलत भी हो सकता है। और जैसे कि हमने पहले पॉइंट में किया कि नोटिस व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच, तो ये भी चैलेंज करो कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ इस वजह से ऐसा मुझे लग रहा है। तो खुद को चैलेंज करना है, खुद के ऊपर क्वेश्चन रेज करने हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, और मुझे इसको क्यों रोकना चाहिए, क्यों मेरी थिंकिंग गलत हो सकती है, क्यों मुझे ऐसा मानना चाहिए कि मैं गलत हूं। ये चैलेंज करने का एक इनिशियल स्टेप है। कीप द फोकस ऑन एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्वेलिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स इज नॉट हेल्पफुल, बट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इज। आस्क योरसेल्फ व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक टू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक और अवॉइड अ फ्यूचर प्रॉब्लम। Instead of asking why something happened, ask yourself what you can do about it. एक्शन ओरिएंटेड होना है। अगर मैं इस पॉइंट को अगर निचोड़ निकालूं, इसका एसेंस दूं, तो मैं कहूंगा कि इमीडिएटली एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ। दिमाग में जो आइडिया, जो प्लान फ्यूचर में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो दिमाग में आता है, जो सोचा हुआ है, जो इंप्लीमेंट करने का मन है, कर दो एकदम। ज्यादा मत सोचो, एकदम करना शुरू कर दो। भले शुरू में लगे कि मेरा मन नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मेरे को और सोचना चाहिए, अभी पता नहीं सही होगा नहीं होगा, गलत है या क्या है, थोड़ा सा और इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए थे, इवैल्यूएट करना चाहिए था, नहीं, कर दो। दिमाग कहीं ना कहीं जानता है कि ये करना सही है, वो पहले से ही आइडिया बनाए बैठा है, सोचे बैठा है, प्लान बनाए बैठा है। इनफैक्ट ये वही है जो आप कोई भी अगर एक्शन लोगे, ये वही एक्शन होगी जो अल्टीमेटली आप लेना भी चाहते थे। तो कर देने के बाद इसके आउटकम्स को, इसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना, उसको नोटिस करना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप वो अचीव करोगे जो आप चाहते थे। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, मेरा एग्जाम पास आने वाला है, मेरे को एंट्रेंस एग्जाम देना है, मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मुझे सोचना बंद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोचते 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 प्लान बनाते बनाते कल करूँगा, परसों करूँगा, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, इमीडिएटली कर दो। बिना सोचे समझे कब करना है, क्या करना है, एकदम छोड़ो, प्लान को खत्म करो। बहुत प्लान बना लिए, बहुत ये सब स्ट्रेटजीज अपना ली, जस्ट लीव दैट स्ट्रेटजी, छोड़ो उसको और एकदम पढ़ना शुरू कर दो। 2 घंटा स्पेंड कर लो। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। कीप द फोकस ऑन एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इमीडिएट होनी चाहिए। पढ़ तो लो एक बार, देख तो लो उसको, काम कर तो लो एक बार, निपटा तो दो उसको थोड़ा सा, फिर देखो अपना कॉन्फिडेंस लेवल, और फिर देखो कि तुम्हें कितना रिजल्ट अपने अंदर महसूस होगा, उसका एक आउटकम, उसका एक चेंज महसूस होगा अपने अंदर। तो चेंज को लाने के लिए पहले चेंज इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दो। सोचना चेंज की केवल एक मनोकामना होती है, एक कल्पना होती है कि आएगा, होगा, चेंज आएगा, चेंज आ सकता है, ऐसे आ सकता है, वैसे आ सकता है। पर जैसे ही हमने एक्शन में इंप्लीमेंट किया, चेंज आना शुरू हो जाता है। ये वही चेंज है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जो आप लाना चाहते थे। तो जो चेंज लाना चाहते थे अगर हम ले आए, अगर हम वैसा करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा? यही तो आफ्टर ऑल हम चाह रहे हैं। तो जो आप चाह रहे हो ना, जो आपकी इच्छा है, उस पर फोकस करो। तो मैं क्या कहूँगा, कीप द फोकस ऑन योर विश, योर डिजायर, एंड फॉलो और इम्प्लीमेंट एन एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लाऊंगा डिजायर का। अपनी इच्छा पे फोकस करो। यही तो आप चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे ना, तो पढ़ना शुरू कर दो। कोई काम धंधा करना चाह रहे थे ना, करना शुरू कर दो इम्प्लीमेंट, उस पर जो भी सर्च करना है, जो भी आपको रिसोर्सेज जुटाने हैं।
जॉब सर्च करना चाह रहे हो ना तो करना शुरू कर दो, कोई रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो ना तो सोचो मत, चले जाओ, जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा। और कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है इसमें, रिस्क के बारे में नहीं सोचना है, करने की तरफ फोकस करना है, क्योंकि माइंड सोच रहा है, उसको सोचने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, करना शुरू कर दो। जब हम कोई काम करते हैं ना, जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना एग्जाम्स के लिए, अगर आप एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं तो प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, टालने की आदत हो रही है, एक बार जब आप उसको पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो जो सोच रहे थे वो तो अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि अब आप उस जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में सोच रहे होगे। और वो तो एक्टिव थिंकिंग है, वो तो ज़रूरी वाली थिंकिंग है, वो तो होनी चाहिए। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, दिमाग तो चलता ही है, बट वो एक रियलिस्टिक प्रोडक्टिव थिंकिंग होगी। तो प्रोडक्टिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना है, जो आप डिज़ायर करते हो वो करना शुरू कर दो, और एक्टिवली करना शुरू कर दो, वो करना है, ऐसा करना है। शेड्यूल टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, मतलब कि कोई भी दिन में ऐसा कोई टाइम निकाल लो जब आपको जो चीज़ें सोचनी है, जिस पर मन कर रहा है सोचने का, या जो बार बार जिससे दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, विचारों में जिसमें ज़्यादा जा रहा है, उनके बारे में सोचने के लिए दिमाग दिन में टाइम निकाल लो। जैसे इसमें कह रहे हैं क्या, 20 मिनट निकाल लो। देखो, स्ट्यूइंग ऑन प्रॉब्लम्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इज नॉट प्रोडक्टिव, बट ब्रीफ रिफ्लेक्शन कैन बी हेल्पफुल। बहुत लंबे टाइम तक सोचना प्रोडक्टिव नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा देर के लिए रिफ्लेक्ट कर लेना ठीक हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। Thinking about how you could do things differently or recognizing potential pitfalls to a plan, for example, can help you do better in the future. Incorporate 20 minutes of thinking time into your daily schedule. During this time, let yourself worry, ruminate, or mull over whatever you want. Then, when the time is up, move on to something more productive. When you notice yourself overthinking things outside of your scheduled time, remind yourself that you will think about it later. देखो कितना अच्छी स्ट्रेटजी है ये। कुछ लोगों के लिए ये हेल्पफुल नहीं होगी, बट काफ़ी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। कि आप क्या करो, शेड्यूलिंग करो। अब जैसे अक्सर हम बोलते हैं, मैंने अपने किसी पॉडकास्ट में फ़िलहाल डिस्कस नहीं किया है, पर आगे करूँगा, टाइम शेड्यूलिंग कैसे करें एक्टिविटीज़ की, इस बारे में। यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं कि थिंकिंग भी एक एक्टिविटी है जो आप कर रहे हो, उसको शेड्यूल करो जैसे किसी और एक्टिविटी को शेड्यूल करते हो। जैसे मान लो आपने पढ़ाई का टाइम, टीवी देखने का टाइम, मोबाइल चलाने का टाइम, आपने खेलने का टाइम, वीडियो गेम खेलते हो उसका टाइम, किसी से बात करने का टाइम, जो भी है, वॉक का टाइम, योगा का टाइम, खाने पीने का टाइम, हर एक का शेड्यूल किया हुआ है। वो क्या कह रहा है, जब आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आप बार बार थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उसका भी टाइम शेड्यूल कर लो, वो भी एक एक्टिविटी है। आफ्टर ऑल, अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं, ज़रूरी होगा कोई चीज़, तो वो गलत तो नहीं हो सकता ना हर बार, कभी ना कभी तो हो सकता है हमें कुछ ज़रूरी टॉपिक पर सोचना पड़े, हमारे लिए यूज़फुल हो। पर अगर माइंड बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, या माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उन थॉट्स के थ्रू, या वो इंट्रूसिव थॉट्स हैं, दिमाग में इंटरफेयर कर रही हैं, तो ऐसा करो, उस थिंकिंग के लिए, उन आइडियाज़ के लिए, उन एरियाज़ के लिए जिन पर आप सोचना चाह रहे हो, टाइम निकाल लो अलग से, 15-20 मिनट अलग अलग टाइम पर, 2-3 घंटे बाद आधा घंटा सोच लो उस बारे में। आप देखोगे कि आपने क्या किया, अब ओवर थिंकिंग को एक अनकंट्रोलेबल इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज की कैटेगरी से हटा दिया। किस कैटेगरी से हटा दिया? इनवॉलेंटरी, अपने आप होने वाली, और अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी की कैटेगरी से हटा दिया। अब ये ओवर थिंकिंग अनकंट्रोलेबल नहीं है, अपने आप हो रहा है, मन में विचार आए जा रहे हैं, मैं उसको हटा नहीं पा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान नहीं कहीं और जा पा रहा है, एक जो बड़ी हेल्पलेसनेस, बड़े डिस्ट्रेसिंग वाली जो कंडीशन हो जाती है, उससे अब आपने अपने को एक सेफ सिक्योर स्ट्रेटजी में बांध लिया। कैसे? कि अब आपका कंट्रोल डेवलप हो गया, टाइम शेड्यूलिंग से आपने कंट्रोल डेवलप किया। अब आपने कहा कि ठीक है, मैं अब दिमाग सोच तो रहा है, चल तो रहा है, लेट्स स्टॉप इट, बाद में सोचते हैं। एक्टिविटी तो है ना, एक एक्टिविटी तो है ना। जैसे मान लो मुझे मूवी देखने जाना है, आज नहीं देख पाए तो कह देंगे कल देख लेंगे। सैटरडे का प्लान बना था, फ्रेंड नहीं आया, फ्रेंड ने कहा संडे को चलते हैं, संडे को चल लेंगे। सिमिलरली, जब दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, एक के बाद एक दिमाग सोचे जा रहा है, तो चलो अभी तो ज़रूरी काम है, अभी तो मुझे पढ़ना है, और पढ़ते टाइम मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता कि मैं बार बार सोचती रहूँ। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, अभी तो पढ़ लेते हैं, अभी तो इस पर फोकस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इस पर जितना भी देर 1-1.5 घंटा स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद ये जो सोचने के टॉपिक्स हैं ना, इस पर बाद में सोचेंगे, और फिर बाद में इस पर सोचना शुरू करो, 10 मिनट 15 मिनट,
कितना कंट्रोल फील होगा। और दूसरा, ओवर थिंकिंग के और प्रोडक्टिव थिंकिंग के बीच डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दो डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट कर दी आपने, और ये कैटेगराइजेशन बहुत हेल्पफुल होता है। कैटेगराइजेशन कंट्रोल देता है, कैटेगराइजेशन एक्टिविटी को एक मीनिंग देता है। अब हम दोनों एक्टिविटीज में स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, उससे हट सकते हैं, और यही तो कंट्रोल है जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं। तो बजाय ये सोचने के कि हम थिंकिंग को रोक दें और एकदम मैजिकल इफेक्ट आए, बजाय ये सोचने के कि हमारी थिंकिंग एकदम से कम हो जाए कुछ करने के, सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको अलग अलग टाइम शेड्यूल्स में उसको अपना अपना एक उसको एक पार्टीशन, अपना एक उसका एक टाइम दे दो, अपना एक स्पेस दे दो। इससे क्या होगा, अब आपने उस थिंकिंग को इग्नोर नहीं किया। दिमाग कहेगा कि क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंस दे रहा है दिमाग, तो ऑब्वियस ही बात है हम उसको दबाकर रोक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, बट हम उसको अपना एक अलग टाइम दे सकते हैं। उस टाइम पर सोच लो, उस टाइम पर जितना चाहे सोच लो। होगा ये कि जब आप उस पर ज़्यादा सोचना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि शायद उतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी जितना मैं सोच रहा था या सोच रही थी। पहले जिस तरीके से सोच के मैं चिंता कर रहा था या कर रही थी, अब चिंता नहीं हो रही उतनी। अब उसी टॉपिक पर सोचना एक मीनिंगफुल वे में होगा, वो इनवॉलेंट्री अनकंट्रोलेबल वे में नहीं होगा। अब आपका उस पर कंट्रोल आ गया है, अब आप रिलेवेंट तरीके से सोच पाओगे। और जिस टॉपिक पर जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, ज़्यादा सोचना पड़ रहा था, अब एक और फायदा ये होगा कि अब आप उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख पाओगे। एज सच प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट उन थॉट्स के लिए है जो इंट्रूसिव हैं, इंटरफेयर करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारी एक्टिविटी से। तो उन चीज़ों पर सोचने की बजाय बाद में सोच लेंगे, ताकि अगर उसमें कुछ ज़रूरी इश्यूज़ हैं जो हमें रिजॉल्व करने हैं, हम बाद में उन पर सोच के उनको रिजॉल्व कर लें, और अभी जो ज़रूरी एक्टिविटी है पढ़ने की या कुछ और वर्क करने की, उसमें हम फोकस कर लें। तो बहुत हेल्पफुल है स्ट्रेटजी। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इट्स इम्पॉसिबल टू रीहैश यस्टरडे और वरी अबाउट टुमारो व्हेन यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। क्योंकि पास्ट प्रेजेंट के बारे में और पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना अनप्रोडक्टिव है। तो जब प्रेजेंट के बारे में सोचो तो पास्ट के बारे में क्यों सोचोगे, फ्यूचर पे भी नहीं सोचोगे। Commit to becoming more aware of the here and now. Mindfulness takes practice like any other skill, but over time it can decrease overthinking. Again यहाँ पर इस emphasis आ रहा है कि माइंडफुलनेस जो कि एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज होती है, वो प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे ओवरथिंकिंग को कम करेगी और प्रेजेंट में रहने की हैबिट धीरे धीरे डेवलप होगी। जब आप प्रेजेंट में हो तो ना पास्ट इंपॉर्टेंट है ना फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट में इतना कुछ है करने और सोचने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, अभी की एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो फ्यूचर के बारे में जब आपको मन करेगा ना सोचने का, तो आप सोचोगे यार अभी क्या सोचना, बाद में देख लेंगे। पास्ट के बारे में दिमाग में ऐसी थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी, आप सोचोगे बेकार के विचार हैं, एम ही आते रहते हैं, नहीं सोचना इसके बारे में, प्रेजेंट पे रहना है। आपके अंदर ना स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। प्रेजेंट जो है वो एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट देगा जहां आप बार बार रिटर्न कर सकते हो। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा एंकर, कोई ऐसा एक रेफरेंस पॉइंट जहां आप बार बार रिटर्न कर सको। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने वॉक करना, अब सपोज आप मॉर्निंग वॉक करते हो, जॉग करते हो, थक जाते हो वॉक करके और रिलैक्स करने का मन होता है। तो क्या होता है, जब आपने शुरू किया था तो आप बड़े रिलैक्स थे, वार्म अप किए, वॉक किया, वॉक करने के बाद आधा घंटा वॉक करने के बाद 20 मिनट वॉक करने के बाद थक गए। थकने के बाद आप क्या करोगे, एक ऐसे स्टेट पे आ जाओगे, सपोज पार्क में आप वॉक करते हैं तो बेंच वगैरह होंगे कुछ वहाँ पे, या घास वगैरह होगी, वो आपको पसंद होगी वहाँ बैठना, तो वहाँ आप बैठ जाते हो, रिलैक्स कर लेते हो। एक ऐसा एक रेफरेंस पॉइंट, एक ऐसा सेफ पॉइंट, एक ऐसा एक रेस्टिंग स्टेट जहाँ पर आप बार बार आ सको, ताकि आप अपनी एनर्जी को दोबारा से रीगेन कर सको और फिर दोबारा वॉक करने के लिए तैयार हो सको। समझ गए? तो सोचना है अगर, तो फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में अगर आप बहुत वरीड हो रहे हो, तो आप क्या करते हो, प्रेजेंट से डिसोसिएट हो जाते हो, दूर हो जाते हो। तो दोबारा से प्रेजेंट पे आ जाओ, दोबारा से अपने न्यूट्रल स्टेट में आ जाओ, दोबारा से अपने हेल्दी और रिलैक्स स्टेट में आ जाओ। तो रिलैक्स्ड और हेल्दी स्टेट होता है प्रेजेंट का, जिसमें आप बार बार रिटर्न कर सको, रिलैक्स स्टेट में बार बार रिटर्न कर सको। सिमिलरली खाना भी जब हम खाते हैं ना, तो खाना खाने का भी ना कहीं यही एक
मोटिव होता है कि बॉडी अपने एक इक्विलिब्रियम को बनाना चाहती है, एनर्जी इक्विलिब्रियम को। बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। अब डाइजेस्ट हो जाने के बाद अब वो खाली हो गया, मतलब अब न्यूट्रिएंट्स की कमी महसूस होगी, एनर्जी की कमी महसूस होगी। अब हम खाना खा के क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स के स्टेट को, एनर्जी के स्टेट को हम दोबारा से अपने न्यूट्रल और अपने एक ऑप्टिमल लेवल तक लेकर आते हैं। तो अब जब हम कभी बहुत धूप होती है, बाहर जाते हैं और धूप में बहुत पसीना आता है, प्यास लगती है, क्यों? क्योंकि बॉडी अपने अंदर के पानी के कंटेंट को दोबारा से रिटेन करना चाहती है, उसको दोबारा से ऑप्टिमल लेवल पर ले जाना चाहती है। तो पानी की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो पानी की कमी हुई है पसीने से, गर्मी से, वो दोबारा से अटेन हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा से एनालॉजी मैंने दी है, बहुत ज़्यादा मैच नहीं करेगा, बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि नेचर में हर जगह ऐसे फिनोमेना, मैकेनिज़म्स हैं जहाँ हम किसी भी काम को करते हैं तो वहाँ पर हमारी एनर्जी लूज़ होती है, हमारे वहाँ पर हम अपने एक न्यूट्रल, एक इक्विलिब्रियम, एक ऑप्टिमल स्टेट से थोड़े से डेविएट कर जाते हैं और वहाँ पर दोबारा रिटर्न करना पड़ता है। तो प्रेजेंट में रहना, ये हमारा एक न्यूट्रल, एक इक्विलिब्रियम और एक ऑप्टिमल स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर हमें रहना ज़रूरी है। बट पास्ट में चले जाना, फ्यूचर में चले जाना, ये हमारे लिए कभी कभी हो सकता है। बट अगर ज़्यादा जाने की आदत है, ज़्यादा हम पास्ट या प्रेजेंट, फ्यूचर में रहते हैं, तो हमें प्रेजेंट का वो स्टेट माइंडफुलनेस के थ्रू अटेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो इतना स्ट्रांग हो जाए, वो रेफरेंस पॉइंट, वो एंकर पॉइंट, वो जो प्रेजेंट का जो न्यूट्रल और इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है, इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम उसमें रिटर्न कर सकें। क्योंकि अगर हमारी बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है तो हमारे लिए वो प्रेजेंट का स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो बहुत ही माइनर, थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम पीरियड को हमें बढ़ाना है, प्रेजेंट के अंदर रहने के टाइम पीरियड को, न्यूट्रल स्टेट को बढ़ाना है, ताकि फ्यूचर और पास्ट की जो सिग्निफिकेंस है, उसमें टाइम स्पेंड करने की जो आदत है, वो मिनिमल हो जाए और हम केवल थोड़ी देर के लिए ही अगर सोचना पड़े तो सोचें। ज़्यादा देर के लिए हमारी सोचने की जो हैबिट है वो ख़त्म हो जाए, कंट्रोल डेवलप हो जाए। तो ये भी हमारे को क्या देगा, एक तरीके का कंट्रोल डेवलप करेगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की हैबिट हमारी डेवलप करेगा, ताकि हम फ्यूचर में सोचें, प्रेजेंट में आ जाएं, पास्ट में सोचें, फिर प्रेजेंट में आ जाएं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आनी ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है, चेंज द चैनल। टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग कैन बैकफायर। जैसे मैं अभी पहले डिस्कस कर रहा था कि रोक नहीं सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पे उस एक्टिविटी को शेड्यूल कर सकते हैं। द मोर यू ट्राई टू अवॉइड द थॉट फ्रॉम एंटरिंग योर ब्रेन, द मोर लाइकली इट इज टू कीप पॉपिंग अप। बिजिंग योरसेल्फ विद एन एक्टिविटी इज द बेस्ट वे टू चेंज द चैनल। ये सारे साइकोलॉजिस्ट्स अक्सर और बहुत रेगुलरली सजेस्ट करते हैं कि बिजी करो अपने को, डिस्ट्रैक्ट करो। बेसिकली यहाँ डिस्ट्रैक्शन की बात आ रही है। चेंज द चैनल बहुत ज़रूरी है, ये लर्न करना, प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज, engage in conversation on a completely different subject or get working on a project that will distract your mind from a barrage of negative thoughts. किसी भी ऐसे काम में अपने को बिजी करो, एंगेज करो। मैं बिजी करने से ज़्यादा एक वर्ड, बेटर वर्ड यूज़ करता हूँ, इंगेज करो, इंगेज करना। इंगेजमेंट जो होती है वो फुल होती है, बहुत कुछ उसके अंदर हम प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं। बिजी करना तो ऐसा लगेगा जैसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इंगेज करना ज़बरदस्ती नहीं होता है। इंगेजमेंट जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, बिजी करना थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, लगता है कि ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो रही है, नहीं हो पा रहा है। वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे रोकने से रोका हुआ है, अपने सोचने से रोका हुआ है अपने को। इंगेज करने का मतलब ये है कि हम किसी एक्टिविटी में इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि थिंकिंग जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाए। इंगेजमेंट का मतलब है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वे में सोच रहे हैं, हम किसी चीज़ पर एक्टिवली इंगेज होकर प्रोडक्टिव वे में सोच रहे हैं, जिसका कोई रिजल्ट और आउटकम आएगा और हम देख पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन का जो मेन एक सपोर्ट करने वाला या उसको जो मेंटेन करने वाला जो फैक्टर है वो है इंगेजमेंट। सो चैनल को चेंज करो। ज़्यादा सोच रहे हो, जहाँ जिस चीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो
उधर से ध्यान हटाकर किसी और एक्टिविटी में अपने को एंगेज कर लो, जिससे कि ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली रुक जाए। अगेन ये चीज़ जो है, भले यहाँ लिखा नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा, बार बार करना पड़ेगा, धीरे 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 करने से डेवलप हो जाएगी ये हैबिट, और ये हो जाती है। थोड़ी प्रैक्टिस से रिजल्ट दिखने लगेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस से आदत बनेगी, तो ओवर थिंकिंग की हैबिट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, बट ये करना ज़रूरी है। अब ऐसी एक्टिविटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है जिसमें आप अपने को इंगेज कर पाओ। ये मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है पॉइंट। एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपने को इंगेज कर सको, और आपको पता है हर इंसान के लिए कुछ ऐसी 2-4 एक्टिविटीज़ होती हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें वो अपने को कभी भी किसी भी टाइम इंगेज कर सकता है। रीडिंग हो सकता है, कुछ अपना वर्क हो सकता है, और कुछ म्यूज़िक लिसनिंग या टीवी या मूवी वॉचिंग हो सकता है। जो आप मूवी देखते हैं ना, तो आप पूरा इंगेज हो जाते हैं उसमें, आप उसके अंदर हर चीज़ नोटिस करते हैं, देख रहे हैं, उसके अंदर कहानी चल रही है, गाने चल रहे हैं, एक के बाद एक सीन आते जा रहा है, और एक पूरी 2-2.5 घंटे की मूवी के अंदर एक पूरा एक सीक्वेंस चलता है इवेंट का। आप इंगेज हो जाते हो उसके अंदर क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। तो इंटरेस्ट लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है, जिससे आपका इंगेजमेंट और पॉसिबल हो पाता है। तो अगर आपको किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, मोटिवेटेड हो, तो उसमें इंगेज हो जाओ, या किसी एक्टिविटी में जो इम्पॉर्टेंट है और इंगेज होना ज़रूरी है, एक बार हो जाओ, फिर उसके बाद इंटरेस्ट मोटिवेशन आ जाएगा अपने आप। जैसे मान लो आपको स्टडी करना है और स्टडी करने के लिए आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको पता है वो इम्पॉर्टेंट है, भले इंटरेस्टिंग नहीं है, इंगेज हो जाओ। जब भी माइंड ज़्यादा सोच रहा हो, हटाओ वहाँ से, पढ़ना शुरू कर दो, एक्टिवली उसमें वर्क करना शुरू करो, इंगेजमेंट आ गया। जब एक बार इंगेज होना शुरू हो जाओगे ना, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट और मोटिवेशन डेवलप हो जाएगा। इसी का एक और ऑल्टरनेटिव है, मान लो मूवी देखनी है, अब मूवी में तो इंटरेस्ट और मोटिवेशन है, बट उसमें शायद हो सकता है अभी इतना मन ना कर रहा हो, इतनी इंपॉर्टेंट ना हो वो, क्योंकि लगे कि पढ़ना ज़रूरी है, मूवी देखना थोड़ा ना ज़रूरी है, बट लेजर एक्टिविटीज़ करनी भी ज़रूरी होती हैं, इसलिए मूवी और ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे लेजर एक्टिविटीज़, हॉबीज़ रखने चाहिए। स्पोर्ट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो एक बार उसको इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, धीरे 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 इंगेजमेंट भी डेवलप हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग कम होती हुई दिखाई पड़ेगी। उसके बाद आप स्विच कर सकते हो अपनी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ, जो आपको मेनली करनी है। तो इस तरह से हम इस पूरे आर्टिकल को समझे, पढ़े, और हमने इस पर काफ़ी चर्चा की, और अब हम इसको ख़त्म करते हैं। आर्टिकल ख़त्म है, ज़्यादा इस पर और कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, ज़्यादा नहीं एलैबोरेट किए हैं पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स को छोड़ के, क्योंकि बाकी सब पॉइंट्स जो हैं मैं कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से डिस्कस करता रहूँगा। बस ये होता है कि जो लिखा है उसको मैं अपने भाषा में कैसे एक्सप्लेन कर सकूँ, इंटरप्रिटेशन दे सकूँ, वो मेरा इस पॉडकास्ट को बनाने का पर्पज़ है। आइडियाज़ वही हैं, मैं खुद लिखता आइडियाज़ इस आर्टिकल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ताकि आप भी जब ये चीज़ें पढ़ें आपको भी पता चले कि आफ्टर ऑल जब ये चीज़ें किस इंटेंशन से, किस इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखी जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट्स है, नोटिस व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच, क्यों ज़रूरी है, उस पर डिस्कस किया। चैलेंज योर थॉट्स, उसका मैंने आपको तरीका बताया। कीप द फोकस ऑन एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पर मैंने काफ़ी डिस्कस किया। शेड्यूल टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, इस पर मैंने कैटेगराइजेशन के बारे में आपको बताया। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, प्रेजेंट का जो गैप क्रिएट करना है उस पर डिस्कस किया। एंड चेंज द चैनल, जिसमें मैंने डिस्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। अगले किसी आर्टिकल में हम कुछ नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। प्रोकास्टिनेशन पे मैं सोच रहा हूँ हम कुछ डिस्कस करें, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है, और बहुत कॉमनली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स में, खासकर कि स्टूडेंट्स में और कुछ वर्किंग लोगों में भी अक्सर प्रोकास्टिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है, और किसी न किसी वजह से वो प्रोकास्टिनेट करते करते अपने बहुत सारे काम जो हैं वो टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते, इग्नोर करते हैं, और इस वजह से उनको काफ़ी सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और इंसिडेंट्स भी जो हैं फेस करने पड़ते हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं होते, जो उनसे काफ़ी हद तक गिल्ट और बहुत फेलियर का एहसास जो होता है वो बढ़ जाता है, और वो काफ़ी दिमाग में बैठ जाता है वो चीज़, और उससे आने वाले बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में मैं ओवर थिंकिंग के अलावा
जो प्रोक्रास्टिनेशन पे भी डिस्कस करूँगा। ओवर थिंकिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है और अक्सर ये सबसे कॉमनली रिपोर्ट किए जाने वाली प्रॉब्लम्स में से एक है। नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, अनवांटेड थॉट्स, सैडनेस, एंग्जाइटी, एंगर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सो इसलिए इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने शुरुआत भी यहीं से किया है अपने पॉडकास्ट की। आगे वाले टाइम में हम प्रोक्रास्टिनेशन पे डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें से जो आर्टिकल दिया था उसके मुकाबले काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा, उसको और नए तरीके से समझने का और इंटरप्रेट करने का तरीका आया होगा और आप से उम्मीद है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जो आप लाना चाहते हैं वो ला पाएंगे। ब्रेन होता है, ब्रेन के जो फंक्शनिंग है वो अक्सर थोड़ा डेविएट कर जाती है, थोड़ा ऑल्टर कर जाती है, थोड़ा उसके अंदर जो उसके फंक्शंस हैं, थिंकिंग जो है एक ब्रेन फंक्शन का पार्ट है, तो अक्सर कई बार कंट्रोल नहीं होती, कई बार उसमें नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग ये सब चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। इसको कभी एक आर्टिकल, कभी एक पॉडकास्ट बनाऊंगा जिसमें मैं ब्रेन के साथ इनको लिंक करूंगा, तो जो और भी अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब होता क्यों है एग्जैक्टली। क्योंकि अभी तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग होती है और उसको रोकना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, पर होता क्यों है, ब्रेन का ऐसा नेचर है कि हम ओवर थिंक करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, और ऐसा होता क्यों है, और कुछ लोगों में क्यों होता है, बाकियों में क्यों नहीं होता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी में ज़्यादा क्यों होता है, ओसीडी में ऐसा क्यों होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं थोड़ा ब्रेन की विजुअलाइजेशंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको और बहुत सी चीज़ें समझने में आएंगी। क्योंकि अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि साइकोलॉजिकली बिहेवियरली बताना तो चलो ठीक है, समझ में आता है उसको क्या करना है, उसलिए ज़रूरी होता है बताना कि क्या किया जाए जिससे इसे रोका जाए। पर एक बार अगर ये पता चल जाए कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है और क्यों ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो इससे भी हमें काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं और हेल्पफुल होता है इसको कंट्रोल करने में। इनफैक्ट कई बार ऐसा देखा गया कि ब्रेन की एक्सप्लेनेशन जब हमें मिलती हैं तो कई बार हमारे लिए कंट्रोल करना, अपनी थिंकिंग को मैनेज करना, रेगुलेट करना आसान हो जाता है। वो इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि हमें समझ में आ गया अब चल क्या रहा है दिमाग में। तो एक प्रोसेस है जो ब्रेन में थिंकिंग को रेगुलेट करता है, एक प्रोसेस है जो थिंकिंग को बहुत ही डिसफंक्शनल बना देता है। तो एक से दूसरे को हम कैसे रिप्लेस करें, एक की बजाय हम दूसरे मैकेनिज्म को कैसे एक्टिवेट करें, ये एक बड़ा मैकेनिकल सा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये तो जैसे एक मशीन को ऑपरेट करने जैसा है, एक स्विच की बजाय दूसरा स्विच दबाना, और ये आसान भी होता है और ये एक्चुअल में समझना भी आसान होता है और इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल बहुत होता है। क्योंकि ब्रेन आफ्टर ऑल एक मशीनरी की तरह है, एक ऑर्गन है, एक कुछ सेल्स और कुछ मैकेनिज्म्स को मिलकर बना है। तो एक मैकेनिज्म समझ में आ जाए, दूसरा समझ में आ जाए, तो हम उनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको अपने बेनिफिट में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हम करने का प्रयास भी करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो ऐसे और भी कई तरीके हैं जिससे हम ओवर थिंकिंग और इसको समझेंगे, मेटाकॉग्निशन को भी आगे हम समझेंगे। खैर ये थोड़े हैवी टर्म्स लग सकते हैं सुनने में, बट जब इसको हम समझेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये वर्क कर सकते हैं हमारे फेवर में। खैर अभी के लिए मैं इस आर्टिकल को, इस पॉडकास्ट को अब ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबा होता जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you for listening to this podcast. Please subscribe to the channel for notifications about upcoming podcasts.